ओके, चलिए फिर शो को आगे बढ़ाएंगे और 10 के दमदार ट्रेड्स में बीरूर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले शो से मानस जायसवाल और अमित सेठ बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बांग से विकास सालुंके और ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट ट्रेंड पर बात करेंगे गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह से। साथ ही कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। ऑल टाइम हाई के बाद क्या 30,000 तक अगले साल के अंत तक जा सकता है निफ्टी, ये जानेंगे कुछ ब्रोकरेज व्यूज़ से कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर। और निफ्टी अभी भी करीब करीब प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 26,278 पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन वहाँ पर फिर री एंट्री मिली और वहाँ से शानदार मोमेंटम। बैंक निफ्टी 59,800 के बाद थोड़ा फिसला, अभी भी 59,800 के नीचे ही है, लेकिन वापस कोशिश कर रहा है ऊपर आने की। मिड कैप में आज थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, आज दिन लार्ज कैप का है, निफ्टी का है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जहाँ तक इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात है, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ मोमेंटम काफ़ी शानदार है। इसमें अशोक लेलैंड सबसे ऊपर है 3.5%, बजाज फाइनेंस 2.5%, एसआरएफ करीब करीब 2.25%, चोला, कुफोज, BHEL, टाटा पावर, KPIT, जुबिलेंट फूडवर्क, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर गेंस हैं। लूजिंग स्टॉक्स में केन्स टेक करीब करीब 1.5% नीचे, PG इलेक्ट्रोप्लस 1.25% नीचे और थोड़ी सी PSU बैंकों में आज प्रॉफिट बुकिंग है। और क्लियरली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे वर्लपूल, अभी भी स्टॉक करीब करीब 10.5% नीचे। बिरो जी हाँ, ये थी अब तक की छोटी सी समरी क्या हुआ बाजार में सुबह से। लेकिन सबसे बड़ी सुर्खियों में अगर आप देखें कोई चीज़ तो है, वो है ये है कि निफ्टी इज़ एट ऑल टाइम हाई। स्वेज निफ्टी बैंक अभी भी आपकी स्क्रीन पे जो आंकड़ा है ना 291 का, ये हम शिखर पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से 295 के ऊपर जो जो आंकड़ा आता जाएगा वो नया कीर्तिमान होगा, नया हाई होगा। पैनल आपके स्क्रीन पे है जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करेगा और अपने ट्रेड शेयर करेगा। मेहमानों से आपकी मुलाकात कराता हूँ। हमारे साथ मानस जायसवाल, अमित सेठ जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और विकास सालुके जी और सचिन जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। सचिन जी की मुस्कुराहट बता रही है कि आज के दिन वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सचिन जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी अभी वो जुड़े नहीं हैं, पहले विकास से बात कर लेते हैं, इससे काम करते हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपको भी नए हाई की शुभकामनाएं। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। जी हाँ, आज ऑल टाइम हाई वापस यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। मुझे लगता है एक अच्छा यहाँ पे माहौल बनते हुए देखने मिलेगा मार्केट में। दोनों भी काउंटर मेरे बाय है, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। पहले तो इन्फोसिस मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। 1640 के टारगेट मुझे इन्फोसिस में आते हुए देखने मिल रहे हैं। जिस हिसाब से आज के पहले हाफ एन आवर में जो मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है इन्फोसिस में, तो 1540 के स्टॉप लॉस से 1640 के टारगेट के लिए इसको यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं ऊपर की तरफ। दूसरा है एसआरएफ। एसआरएफ अभी भी मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देखने मिलेगा यहाँ के आगे के रैली के लिए। ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में ये ट्रेड कर रहा था, वहां से एग्जिट होते हुए देखने मिल रही है इसमें। तो डाउन साइड मुझे लिमिटेड लग रही है। 2790 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ को बाय किया जा सकता है। ऊपर में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 3000 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो एसआरएफ मेरा सेकंड बाय कॉल रहेगा, जो 3000 के आसपास के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 2790 का इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो उसी स्टॉप लॉस से एसआरएफ को बाय करना चाहिए। ओके, दो ट्रेड्स ही हो गए। एसआरएफ का जो हम रिवर्सल खेलने की बात कर रहे थे, और सचिन जी को मतलब हम जुड़ेंगे उनसे, कोशिश करेंगे जुड़ने की, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइव में दिक्कत थी उनके। फ़ोन पे बात कर लेते हैं उनसे। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपको भी नए वर्ष, ये नए हाइस की शुभकामनाएं। ये बताइए इस प्राइस पे क्या पिक कर रहे हैं आप? अब आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी लोकेट करना है। क्या 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 है आपकी पिक्स इस वक्त की? गुड मॉर्निंग वीरू जी। एंड जिस तरीके से मार्केट का परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है ध्यान अभी भी फाइनेंशियल्स पे ही देना चाहिए। एंड जिस तरीके से बैंक निफ्टी पोजीशनड है, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा स्कोप है कि 60,060 तक का लेवल आज के सत्र में ही नजर आ जाए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है वहाँ पर एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है। 60 मिनट चार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो वहाँ पर जो कन्विक्शन आ रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली काफी अच्छी तरह स्मूथली एक्सटेंड होनी चाहिए। सो 1430 का एक फाइनल टारगेट होगा आईसीआईसीआई बैंक के लिए। ट्रेडिंग के लिहाज से
1412 का फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1382 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में। जो सेकंड काउंटर मेरे रेडार पे रहा है वो है बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज फाइनेंस का जिस तरीके से प्राइस एक्शन रही है, एक काफी अच्छी वर्टिकल मूव पिछले 2 दिनों में यहाँ पर अनफोल्ड हुई है एंड स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को पार कर दिया है। इसके आरएसआई ने ऑलरेडी एक 50 के ऊपर की ब्रेकआउट मूव एस्टैब्लिश की है एंड अगर हम थोड़ा सा लंबा चार्ट देखें तो वहां पर एक डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है, जिसके पैटर्न टारगेट्स काफी लंबे हैं। मुझे लग रहा है 1096 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो रिवॉर्ड द रिस्क के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। 1028 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग का फर्स्ट मूव मुझे लग रहा है 1062 तक नजर आ सकता है 1 से 2 दिनों में, बट पोजिशनली ये रैली 1096 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में भी। ओके, मीनवाइल 2 और माइलस्टोन जुड़ गए हैं। सेंसेक्स पहली बार 86,000 के पार और निफ्टी पहली बार 26,300 के पार। जी हाँ, सेंसेक्स 86,000 के ऊपर और निफ्टी देखिए आप एक बार इंटरडे हाई देखिए 26,301 का। पहली बार निफ्टी भी 26,300 क्रॉस कर रहा है और अब बाकी का काम शायद शॉर्ट्स करें आपके लिए जो अभी भी अटके पड़े हैं, ज़िद्दी शॉर्ट्स जो इस सिस्टम में। खैर मार्केट में ब्यूटीफुल रैली। मानस जी, आपकी इस समय की 2 ट्रेड्स। तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन है एचडीएफसी बैंक का, अनुज जी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक तैयार है एक ब्रेकआउट देने के लिए। तो करंट लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 1004 का लगाना है। 1040 1040 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो बजाज फिनसर्व का है। बजाज फिनसर्व में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट है। आई थिंक बजाज फिनसर्व में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 2084 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2160 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, चलिए अब अमित जी से ट्रेड्स ले रहे हैं। अमित जी, आपकी 2 ट्रेड्स। जी जी, पहला ट्रेड रहेगा टाइटन अगर हम देखें एक स्लो एंड स्टडी अप ट्रेंड में है। यहाँ पे एक पुल बैक आया था जिसने 20 डेमा पे एक रिवर्सल दिखाया, तो एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे री एंट्री करने का। 3918 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3860 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 4000 एंड 4050 के। दूसरा स्टॉक मैं लेना चाहूंगा मिड कैप आईटी से कोफोज में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्विंग ब्रेकआउट है। कोफोज लगभग 1908 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 1885 का सॉरी, एंड टारगेट्स रहेंगे 1950 के 1950। कोफोज, यहाँ पर आप चाहें तो एक बार एक फ्रेश व्यू रख सकते हैं। ये एक और आज के लिए आपकी ट्रेड हो गई। चलिए अब एक काम करते हैं, ऑल टाइम हाई पर मार्केट यहाँ से क्या। गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़े हैं, जिनके पास मार्केट टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और मार्केट के बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए समझे जाते हैं। उनसे समझते हैं कि अब उन्हें बड़े मूव्स कहाँ नज़र आ रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। टाइम लगा मार्केट को, 14 महीने का इंतज़ार कराया, लेकिन फ्रेश ऑल टाइम हाई और सबसे अच्छी बात कि ऑल टाइम हाई पर टिक रहा है इस समय निफ्टी। ये क्या संकेत दे रहा है आपको? अगर 2026 का व्यू लें तो निफ्टी पर कहाँ तक के टारगेट्स ओपन होंगे? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, मार्केट ने टाइम लगाया, बट आई थिंक पिछले 1 सालों में हमने इतने नेगेटिव न्यूज फ्लो से हमने डील किया है कि आई थिंक इट इज क्वाइट कमेंडेबल मार्केट ने जो किया। और पिछले 1 महीने में जिस तरह से बाजार धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और जिस तरह से बैंक्स मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, ये बहुत क्लियर था कि बुल्स आर डेफिनेटली एट द सेंटर स्टेज। एंड आई थिंक इन द रीसेंट पास्ट द प्राइस एक्शन हैज बीन वेरी गुड। और इस लाइफ टाइम हाइस पे कोई सेलिब्रेशन ही नहीं था। आई थिंक 3 दिन पहले हम लाइफ टाइम हाइस पे के आसपास थे और क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियोज इतने अच्छे नहीं कर रहे थे, तो ये थोड़ी सी एक कंफ्यूजन थी कि ये बाजार में हो क्या रहा है। बट ये पिछले 2 दिन में जिस तरह की मूव आई है और जिस तरह से निफ्टी 26,200 के ऊपर निकला है, मुझे लगता है कि इट विल ओपन द डोर्स टू मच ग्रेटर अपसाइड। सो अभी भी कोई मेजर टॉपिंग आउट साइंस है नहीं, कोई ओवरबॉट साइंस है नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ब्रेथ स्टडीज में कुछ नेगेटिविटी नहीं है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से और 300-400 पॉइंट की तेजी शॉर्ट टर्म में तो हो ही सकती है। 26,700 हमारा वर्किंग टारगेट है और अगर आप 2026 के हिसाब से देख रहे हैं तो 27,500 तक
निफ्टी धीरे धीरे करके जा सकता है। तो इस मार्केट में भी खरीदारी कीजिए, राइट पॉकेट्स में रहिए। हर कुछ नहीं चलेगा, मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में भी सिलेक्टिव रैली है, बट क्योंकि बैंक्स, आईटी और रिलायंस तीनों बड़े सेक्टर्स एक साथ अच्छे कर रहे हैं, मेरा मानना है कि बाजार धीरे धीरे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनाता चला जाएगा। बिल्कुल माफ कीजिएगा, हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बाजार बनाता जाएगा। गौतम जी, एक चीज़ है, पिछले साल जब हम निफ्टी पर ऑल टाइम हाई पर थे, तब बैंक निफ्टी 54,000 पर था। आज बैंक निफ्टी 60,000 की दहलीज पर है। तो एक अलग ही बुल मार्केट में रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पर अब चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या 70-75 हज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट्स तो काफी अच्छे हैं, बट अगर आप टॉप स्टॉक्स को देखें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है पिछले 3-6 महीनों में। ये बेसिकली एक रेंज बाउंड सिनेरियो में थे, साइडवेज थे। रियल ट्रेंड हैज रियली बीन इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस। आई थिंक वहां पर अगर आप एसबीआई का चार्ट देखें या टॉप पीएसयू बैंक्स, बाकी के पीएसयू बैंक के चार्ट देखें, आई थिंक दे हैव डन मच बेटर, और मेरे हिसाब से वहां एक मेगा ट्रेंड है जहां पर और तेजी बनेगी। बट अगर आप ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो देखिए 60,000 हमारा वर्किंग टारगेट था। पिछले 1.5 साल से हम इस नंबर के प्लानिंग में थे, वो नंबर आ चुका है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कोई मेजर सेलिंग प्रेशर आएगी नहीं, क्योंकि अब अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई पार्टिसिपेट करने लगेंगे तब बैंक निफ्टी को और मोमेंटम मिलेगी। तो हमारा वर्किंग टारगेट 67,000 का है, तो मुझे लगता है कि 10% की तेजी यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में आ सकती है, और अगर वो होता है तो ऑब्वियसली वो बाजार को संभाल के रखेगा। ओके, अच्छा गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक बिगेस्ट डिफरेंशियल वर्सेस प्रीवियस हाई जिस इंडेक्स में, जिन स्टॉक्स में, जिस सेक्टर में परसिस्ट करता है, वो है आईटी। अब आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन सेकेंड हाफ ऑफ CY25 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस ऑन डेली एंड वीकली चार्ट। आईटी पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है? और अगर मैं आईटी के अंदर जाता हूँ तो मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी में क्या डाइवर्जेंस देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, हमारा ओवरऑल व्यू आईटी पे बेरिश है। मेरा मानना है कि इसमें अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा, और हो सकता है कि अगले 6 से 12 महीनों में आईटी का अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। ये काफी सेक्टर ओवरसोल्ड हो गया था, इतना बड़ा डिबेट था एआई के चलते, उसके कारण हम ये रिकवरी देख रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि ये सस्टेन कर पाएगा। मेरे हिसाब से ये एक टेम्पररी रिकवरी है। हो सकता है कि इंडेक्स यहाँ से 3-4% और बढ़ जाए, बट अगर आप इसके वीकली और मंथली चार्ट्स देखें और अगर आप उसको कंपेयर करें वर्सेस यूएस मार्केट्स, मेरा मानना है कि इंडियन आईटी कंपनीज एंड इंडियन आईटी इंडेक्स विल अंडर परफॉर्म ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months। सो यहाँ पर यू कैन टेक अ सीजनल ट्रेड, बट एक स्ट्रक्चरल ट्रेड मत लीजिए। अगर आपको स्ट्रक्चरल ट्रेड लेना है जो थोड़ा से मल्टी वीक और मल्टी मंथ के हिसाब से है, तो आप मेटल्स में रहिए, पीएसयू में रहिए, बैंक्स में रहिए, सेलेक्टिव ऑटो कंपनीज में रहिए, वहां मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो ये रही बात आईटी पर। एक दो बास्केट और जिस पर इस बार क्वार्टरली नंबर्स के बाद गौतम जी बाजार का कन्विक्शन बहुत बड़ा, नंबर्स अच्छे थे, दैट्स कैपिटल गुड्स एंड लुक एट द बिहेवियर ऑफ L&T, Cummins, even BHEL, आई मीन द वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन कैपिटल गुड्स प्रायर टू नंबर्स। नंबर से पहले अगर आप देखें इसमें वीकनेस थी। ये कैपिटल गुड्स यहाँ से आगे अगले 6 महीने साल भर में आपको कैसे लग रहा है इस वक्त? देखिए, कैपिटल गुड्स सेक्टर 15 महीने के कंसोलिडेशन से निकल रहा है, तो आई थिंक, और इस 15 महीनों के पीरियड में अर्निंग्स तो काफी अच्छे रहे हैं। अगर आप कमिंस इंडिया को देखें, आई थिंक इट हैज बीन प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। L&T मेरे हिसाब से इज अ प्रॉक्सी टू द इंडिया स्टोरी, हमारा फेवरेट रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ रिकमेंडेशन। और मुझे लगता है कि पूरा कैपिटल गुड्स स्पेस यहाँ से भी अच्छा करेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन काफी हो चुकी है। अगर आपको इंडिया स्टोरी प्ले करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड कैपिटल गुड्स, ये जो 3 बड़े सेक्टर्स है मेरे हिसाब से अच्छा करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। आई थिंक 26,300 के इंडेक्स पे रिस्क रिवॉर्ड वाले सेटअप ज्यादा मिलते नहीं हैं, बट क्योंकि कैपिटल गुड्स में अभी नई ब्रेकआउट हुई है पिछले एक हफ्तों में, मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 15% की मूव इंडेक्स पे आ सकती है। तो हम बुलिश है कैपिटल गुड्स में, और मुझे लग रहा है कि इट विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, और अगर इकोनॉमी पिकअप करता है अगले 2 क्वार्टर्स में तो कैपिटल गुड्स अच्छा करेंगे। अच्छा, आपने बोला मेटल्स और ऑटोज पर भी आप पॉजिटिव रहे हैं। मेरा सवाल ऑटोज को लेकर था, क्योंकि ऑटोज में अक्रॉस द बोर्ड तेजी रही है, 1-2 टाटा मोटर्स के ग्रुप स्टॉक्स को छोड़ दें तो, लेकिन अगर 2-3 स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा बड़े फ्लैग बेरर रहे हैं वो हैं अशोक लेलैंड और 2 व्हीलर स्टॉक्स। यहाँ पर आपका ज्यादा रुझान किस तरफ है?
देखिए, एक तो क्या है, मुझे कहीं पर भी अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। बैंकिंग में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। मेटल्स में अगर आप देखेंगे कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। ऑटो में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अगर आप मारुति को देखें, बजाज ऑटो को देखें तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। अशोक लेलैंड को देखें तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और वही अगर आप टाटा मोटर्स को देखें, पूरा टाटा ग्रुप एक्चुअली अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 से 6 महीनों में। तो ऑटो एज़ एन इंडेक्स भी लाइक 27,700 का लाइफ टाइम हाई का नंबर है, हम उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगर वो नंबर क्लियर होता है तो मुझे लगता है कि 10% की तेजी और आएगी। और मेरा मानना है कि जो 4 व्हीलर ऑटो स्टॉक्स है वो ज्यादा अच्छा करेंगे। उसमें जैसे हुंडई हुआ, मारुति हुआ, काफी अच्छे उनके सेटअप्स है। अगेन नो रिकमेंडेशन, पर मुझे लगता है कि ये सेक्टर ओवरऑल बेसिस पे अच्छा करेगा। और मेटल्स तो हमारा फेवरेट है। आई थिंक मैं तो कहते आ रहा हूँ पिछले 6 महीनों से, मुझे लगता है कि मेटल्स इंडेक्स में यहाँ से 15% की तेजी है और सारे टॉप स्टॉक्स में बड़े मूव्स हम देखना चाहिए वहां पर। एक और स्पेस जिसमें शानदार मूव्स रहे हैं वो हैं एक्सचेंजेस या फिर बाकी के कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स। बीएसई और एमसीएक्स दोनों ने 5-5, 6-6 गुना के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 2 साल में। यहाँ पर अब क्या व्यू है आपका, और यहाँ पर कोई फेवरेट स्टॉक्स? नहीं, मुझे लगता है वहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगले 1 साल में अगर बाजार यहां से समझे 10 से 15% चलता है और मिड कैप इंडेक्स में 15 से 20% की अगर मूव आती है, जो मेरा मानना है, तो नए लीडर्स इमर्ज करके आएंगे। जो पुराने विनर्स रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों में, वो मुझे लगता नहीं है ज्यादा करेंगे। सो जो एक्सचेंज बेस्ड स्टॉक्स है, आई थिंक दे आर फुली प्राइस्ड इन एंड दीज आर गुड लेवल्स टू इंडल्ज इनटू प्रॉफिट बुकिंग। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है। मेरे हिसाब से ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट टाइप के कंपनीज उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर सीडीएसएल, कैम्स जैसे कंपनीज है विच आर मोर प्लेटफॉर्म बेस्ड माइट डू बेटर। सो कैपिटल मार्केट्स में भी थोड़ा सा कमिटमेंट लो रखे तो बेटर है। अच्छा गौतम जी, ये रिलायंस विद द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। मैं इस स्टॉक को इस प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहा हूँ क्योंकि एक इंडेक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है एंड पोस्ट अर्निंग्स इसने भी एक क्लस्टर से बड़ा मूव दिया है, बट स्टिल प्रीवियस हाइज क्रॉस नहीं हुआ है। रिलायंस की प्लेसमेंट आपको कैसी लग रही है इस वक्त? देखिए, अभी बीच में जब निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा तो रिलायंस गिरा ही नहीं। और अगर आप एनएससी एनर्जी इंडेक्स को देखें, जिसका ये बहुत बड़ा पार्ट है, और वो भी ज्यादा नहीं गिरा। तो मुझे लग रहा है कि जो हमने रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखी है, ये मेरे हिसाब से जारी रहेगा। एनर्जी इंडेक्स में मेरा मानना है कि 10 से 12% का तेजी आएगा। अगर वो होता है तो रिलायंस, ओएनजीसी टाइप के स्टॉक्स काफी बड़े बेनिफिशियरीज रहेंगे। और क्योंकि रिलायंस 10-12% इंडेक्स का है, अगर वो स्टेडी भी रह जाए और उसमें अगर थोड़ी भी अगर स्ट्रेंथ आ जाती है तो पूरा मार्केट को सपोर्ट अच्छी तरह से करता है। तो मेरा मानना है कि एनर्जी इंडेक्स अच्छा करेगा। और जैसे मैंने कहा, यहां से 10 से 12% की तेजी है, तो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम फॉर द स्टॉक्स टू। अच्छा गौतम जी, जो ये ईएमएस की स्टोरी थोड़ी कोलैप्स हुई है पिछले 3 महीने में, आई मीन द बेस्ट प्राइस परफॉर्मर्स, वेल्थ क्रिएटर्स लाइक डिक्सन, वो भी थोड़ा सा पैनिक मोड में रहे। हैवी सेलिंग थी यहाँ पर, और वो एलएनटी के स्टेटमेंट का मतलब कि दे वांट टू एंटर इनटू ईएमएस सेगमेंट, वो कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर पे अपनी छाप छोड़ गया, दबाव छोड़ गया। ईएमएस में अभी कोई रिवर्सल आप सीरियस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, द बिगर पॉइंट इज, मेरे हिसाब से मार्केट इज नाउ गोइंग इनटू वैल्यू मोड। सो पिछले 2 साल में ग्रोथ स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया और हम कोई भी पीई को जस्टिफाई कर जाते थे। अगर कोई स्टॉक अगर 60-70 पीई पे है और उसकी अर्निंग्स लगता है कि अगले 5 साल अच्छा करेगी, तो मार्केट उसको वैलिडेट करता था। अब अगर आप देखें तो वैल्यू स्टॉक्स कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी में देखें तो एसबीआई हैज बीन वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन द मार्केट। सो ईएमएस तो मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्म करेगा। आई थिंक स्टोरी मोर और लेस प्ले आउट हो चुकी है। डिफेंस, रेलवे, ईएमएस, कैपिटल मार्केट्स, जो पिछले 2 साल के इतने बड़े विनर्स थे, मेरे हिसाब से इतना अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो नई सेक्टर्स में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस मिलेगी। बट माय बिगर पॉइंट इज, दिस इज नाउ अ वैल्यू मार्केट, व्हिच मींस कि जो स्टॉक्स जिसके वैल्यूएशंस लिटिल मोर कंफर्टेबल हैं, वो ज्यादा अच्छा करेंगे। अब आप पूछेंगे कि वैल्यू में सबसे टॉप पे क्या है, वो है पीएसयू, क्योंकि पीएसयू अभी भी लो डबल डिजिट अर्निंग्स पे चल रहे हैं। चार्ट्स काफी अच्छे हैं, अच्छे कंसोलिडेशन से निकल के आ रहे हैं। यूएस ट्रेड पॉलिसी से कोई इंपैक्ट नहीं है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी का पार्ट है। तो मुझे लगता है कि पीएसयू इज गोइंग टू बी वन लार्ज मेगा ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स से बात करने के लिए, स्पेशली ऑन सच अ बिग डे। एक बार ग्लेनमार्क का चार्ट देखिए। अब पता नहीं कितनी प्राइस में है ये खबर, क्योंकि खबर काफ़ी बड़ी है। ग्लेनमार्क का जो यूएस का प्लांट था, उसको
क्लियर स्टेटस मिल गया है यूएस एफडीए से, और ध्यान रहे ये प्लांट यूएस में है और वहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशन वापस शुरू होगा, तो उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट खबर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब कितनी ऑलरेडी मार्केट ने पचाई हुई है या नहीं, ये कहना थोड़ा टफ होगा, लेकिन खबर पॉजिटिव है और अभी भी स्टॉक में डिसेंट गेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, करीब करीब 1.5% के। चलिए एक बार बाजार के नए हाई पर बात करते हैं, लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि यहाँ से तेज़ी और बढ़ेगी और जेपी मॉर्गन और मैक्वारी के हिसाब से 2026 के अंत तक निफ्टी 30,000 के भी लेवल छू सकता है। कंचन से डिटेल्स ले लेते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जेपी मॉर्गन और साथ ही साथ जो मैक्वेरी है वो बोल रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि 26,300 का स्तर तो जो है अभी देखा है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये जो स्तर है हमें 30,000 तक का जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बेस केस की उन्होंने बात की है कि अगर बेस केस भी मान के चले तो 30,000 आना तो बहुत ही आसान है निफ्टी के लिए। उसके पीछे से सपोर्ट मिल रहा है जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है और साथ में मॉनेटरी पॉलिसी है उसके चलते। अगर हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो वहां से भी एक अच्छी खासी जो रिकवरी है, बूस्ट है, मिलता हुआ नजर आ रहा है। अर्निंग्स की बात करी जाए तो हमने देखा है कि एक रीबाउंड अर्निंग्स के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है और आगे चल के यहाँ पे और भी तेजी जताई जा रही है। कैलेंडर 26 की बात करी जाए तो MSCI इंडिया अर्निंग्स जो है वो 13% की मानी जा रही है और कैलेंडर 27 की बात करें तो यहाँ पे भी जो इजाफा है हमें 14% तक का देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशंस की इस टाइम पे पिक्चर देखी जाए तो वैल्यूएशन इस टाइम पे काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं और जो डिफरेंस है वो भी हमें कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके चलते मैक्वेरी और साथ में जेपी मॉर्गन बाजार को लेके काफी ज्यादा बुलिश है और उनका कहना है कि 30,000 निफ्टी के लिए दूर नहीं है। 30,000 दूर नहीं है। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया ये याद दिलाने के लिए कि 30,000 बहुत दूर नहीं है, लेकिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑल टाइम हाई। यकीन मानिए दाम, प्राइस बिहेवियर और मोमेंटम है रजनीकांत वाला। लेकिन बात करेंगे श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत जी, क्या लग रहा है? एक तो ये जो नए हाई की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे मुंह से बार बार नव वर्ष निकल रहा है, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, 30 दिन में वो भी आ जाएगा। लेकिन इंडिसेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपका व्यू और कॉल्स आपकी? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, इनफैक्ट हमारे लिए तो नए साल जैसी ही बात होती है, क्योंकि नए हाई को क्रॉस करना, हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही कहते हैं कि ये जस्ट एक लेवल है, इसे क्रॉस करने से क्या होता है एंड ऑल, बट इट इज वेरी क्लियर कि इससे मोमेंटम बहुत ही अच्छा बिल्टअप होता है। और ओवरऑल मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम कि बड़े जब नए हाई क्रॉस होते हैं, स्पेशली ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई से भी अगर ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस होता है मार्केट का, तो क्या होता है ना कि जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी और स्प्रेड होती है, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में और मोमेंटम जनरेट होता है और हम एक ग्रेजुअल अपवर्ड रैली देखते हैं। इवेंचुअली मुझे लगता है कि जैसे अनुज जी बार बार कह रहे हैं 30,000 का इंडेक्स, यस फंडामेंटली भी ये पॉसिबल है, क्योंकि जो 15-16% का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर, उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो 30,000 के लक्ष्य मुझे लगता है बाय नेक्स्ट कैलेंडर ईयर एंड आ सकते हैं। बट फॉर द टाइम भी, जैसे हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक 100 पॉइंट की अप एंड डाउन एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी, बट इवेंचुअली 26,500 के लिए हम जा रहे हैं। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बेस्ट है। 26,200 के करीब बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना है मार्केट के लिए, तो उन लेवल्स के करीब अगर आता है तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक व्यू डेफिनेटली मार्केट में लिया जा सकता है और अकॉर्डिंगली लाइक हमें हमारे बेट्स को प्लान करना पड़ेगा। ओके श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्विकली आपके स्टॉक आइडियाज फिर। गुड मॉर्निंग अरुण जी। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ऑटो स्टॉक्स में एक्टिविटी बिल्टअप हो रही है। मंथली नंबर्स भी उनके आएंगे, उसके पहले हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिविटी देखते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो समझ में आ रही है वो है मारुति में। 16,100 के करीब ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 16,500 16,600 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। एक बुलिश क्रॉसओवर फॉर्मेशन में ये आ चुका है, तो करंट लेवल से डाउनसाइड लिमिटेड है 15,850 के स्टॉप लॉस के साथ 16,600 के टारगेट्स के लिए मारुति को खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है वो मेटल स्पेस से, और वो है हिंदुस्तान जिंक। 475 या 480 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। तेजी अगर बनती है तो कम से कम 500-505 तक के लेवल्स हिंदुस्तान जिंक दिखा सकता है, और कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि 460 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। तो कोई ट्रेडिंग व्यू लेना हो तो 460 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 500 रुपए के। ओके चलिए, ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। शुक्रिया श्रीकांत। इस शो को समेटेंगे, मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पर।
इस छोटे से ट्रांजिशन के बाद शेयर कंजन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।